आप डायग्राम। गुड इवनिंग बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। आज अपन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने डेफिनेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था। इसके पश्चात टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बताया था, या सर्कुलेटरी सिस्टम कह दो, जिसमें ओपन टाइप बताया गया था और क्लोज टाइप बताया गया था। ठीक है। इसके पश्चात मैंने ब्लड कंपोजिशन बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ब्लड कंपोजिशन का मतलब है कि जो ब्लड है वो कितने भागों से मिलकर बना, दो भागों से। एक उसमें प्लाज्मा था और दूसरा पार्ट क्या था, ब्लड सेल्स, या ब्लड सेल्स को भी दूसरा नाम दे रहे होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड सेल्स का मतलब है रुधिर कणिकाएं, और ब्लड कॉर्पसल्स का मतलब भी क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। चाहो तो ब्लड सेल्स के रूप में इनको रुधिर कोशिकाएं भी कह सकते हैं। जो मैंने तीन प्रकार की बताई थी, एक नाम दिया था आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु कह देते हैं। दूसरा टाइप बताया था जिसे कहा गया था व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स, या तो हम उनको कह दें श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर श्वेताणु। और तीसरा था ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको कहते हैं रुधिर पट्टिकाणु। ठीक है। तो देखिए, जो पहला वाला वीडियो है उसमें अपना पहला प्रकार पूरा हो गया था। कौन सा वाला, आरबीसी। और आरबीसी को हम कह रहे होते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, जो मैंने आपको बताया था रंगीन होती हैं। रंगीन मीन्स लाल होती हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है और केंद्रक रहित होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं की या श्वेताणुओं की, ठीक है, तो ये कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं। ठीक है। इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा होता। साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि ये केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। जबकि आरबीसी कैसे बता रहे थे आप, मैमल्स में या मानव में नॉन न्यूक्लिएटेड बता रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं तो बता रहे होते हैं कि ये केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती हैं, और एक जो हेल्दी या एक जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें इनकी संख्या लगभग 7000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। जबकि वहां पर आपको आरबीसी में बताया गया था मेल में 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर और फीमेल में 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी बता रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है एक हेल्दी पर्सन या वयस्क व्यक्ति में 60,000 प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है। अगर हम ह्यूमन में या मानव में रक्ताणु और श्वेताणु का अनुपात देखें, तो जो रक्ताणु होते हैं और श्वेताणु होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो 600:1 का अनुपात होता है। कितना होता है, 600:1 का अनुपात होता है। और ये जो WBC होती हैं ये आकार में विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है। जो इनकी शेप होती है उसमें ये बहुत सारे प्रकार की दिखाई देती हैं। इनका जो निर्माण है या इनका जो फॉर्मेशन है वो अस्थि मज्जा में तथा लसिका ऊतक में होता है। ठीक है। अस्थि मज्जा मीन्स बोन मैरो और लिम्फ टिश्यूज, जिसको हम कह रहे होते हैं लसिका ऊतक में होता है। इनका जो लाइफ है या जीवन स्पान है या जीवन काल है, जिसको हम लाइफ स्पान कह सकते हैं, वो कितना होता है, 4 से 5 दिन से लेकर कई दिनों तक का हो सकता है। आरबीसी में मैंने बताया था 120 डेज, कितने दिन का, 120 दिन का। यहाँ पर कितना बता रहे हो, 4 से 5 दिन का हो सकता है या 4 से 5 दिन से लेकर कई दिनों तक का हो सकता है। ठीक है। इसके पश्चात इनकी एक विशेषता होती है कि इनमें अमीबीय गति पाई जाती है।
अमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है। अमीबीय गति का पाया जाना इनकी विशेषता को दर्शाता है, अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि WBC में अमीबीय गति का पाया जाना इनका विशिष्ट लक्षण होता है। कैसा लक्षण होता है? विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है। साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि ये अनेकों प्रकार की होती हैं। अनेकों प्रकार में अगर हम देखें तो सबसे पहले इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी होती है एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब होता है जिनको हम कह रहे होते हैं कणिकामय श्वेताणु, और एग्रैन्युलोसाइट का मतलब होता है जिनको कह रहे होते हैं कणिका रहित श्वेताणु। अर्थात कितने भागों में बांटा जाता है? सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स किसको कहा जा रहा है? कणिकामय को। और एग्रैन्युलोसाइट किसको कहा जा रहा है? कणिका रहित को। ठीक है। जब हम ग्रैन्युलोसाइट को और आगे लेके जाते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि इनके कोशिका द्रव्य में या इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ग्रैन्यूल्स पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कणिकामय कहा जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि इनमें जो केंद्रक पाए जाते हैं वो बहुरूपी होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इसलिए अगर हम चाहें तो इन्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं। बहुकेंद्रकी रूपी श्वेताणु क्या बोला जा सकता है? बहुकेंद्रकी रूपी श्वेताणु, अर्थात पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्योंकि केंद्रक कैसा है? बहुत सारे रूपों में दिखाई देता है, इसलिए केंद्रक को हम कह रहे होते हैं बहुरूपी। साथ में हम ये भी कह रहे होते हैं जो केंद्रक होता है वो कई पिंडों से मिलकर बना होता है, और जो पिंड होते हैं वो आपस में तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम एक ग्रैन्युलोसाइट की बात करें तो हमें यह बताना होता है कि इनके कोशिका द्रव्य में ग्रैन्यूल्स या कणिकाएं नहीं पाई जाती, केवल एक ही केंद्रक होता है, इसलिए इनको मोनो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। साथ में इनमें जो केंद्रक होते हैं वो या तो अंडाकार होते हैं या रेनिफॉर्म होते हैं या बीन शेप्ड होते हैं, सेम के बीज के आकार के। ठीक है ना। अब देखिए जो ग्रैन्युलोसाइट है इनको पुनः या तो हम ये कहते हैं अभिरंजन के आधार पर जो कुल श्वेताणु का 65% पाए जाते हैं। अभिरंजन के आधार का मतलब होता है इनको किसी भी स्टेन से जब हम स्टेनिंग करते हैं तो उसके आधार पर जो कलर आते हैं उस आधार पर हम उनको विभाजित कर लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि अभिरंजन के आधार पर जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक न्यूट्रोफिल जिनको हम उदासीन रंजी कह रहे होते हैं, दूसरा इयोसिनोफिल जिनको आम्ल रंजी कहा जाता है, तीसरा बेसोफिल जिसको क्षार रंजी कहा जाता है। ठीक है। पहला जो न्यूट्रोफिल होता है उसकी क्या विशेषता होती है? उनके कोशिका द्रव्य में जो कण होते हैं वो सूक्ष्म आकार के होते हैं। ठीक है। और इनको किससे या तो अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। ये हल्के बैंगनी रंग के अभिरंजित हो जाते हैं। इनमें जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पिंडों में बटा होता है। साथ में हम कह रहे होते हैं कि ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। इनमें कोशिका भक्षण की प्रकृति पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति के आर पार जा सकती हैं, जिसको कोशिका पारण या डायापैडिसिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोशिका पारण या डायापैडिसिस कह देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि इनकी जो संख्या होती है टोटल श्वेताणु का वो केवल 62% होती है। कितनी होती है? 62% या 62%। ठीक है। इसके बाद आता है जिसको हम कह रहे होते हैं इयोसिनोफिल। इनके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कण होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं लेकिन समान होते हैं। समान मीन्स एक जैसे,
कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। कैसे आकार के होते हैं? बड़े आकार के होते हैं लेकिन समान होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि इन्हें हम अम्लीय अभिरंजन, जिसको कहते हैं योशीन, के द्वारा अभिरंजित करते हैं और ये गहरे लाल रंग के या फिर हम कह सकते हैं गुलाबी रंग के हो जाते हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 पिंडों में बटा होता है। साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि इनमें कोशिका भक्षण और कोशिका पारण की बहुत कम क्षमता होती है। ये संक्रमण के समय या परजीवी संक्रमण के समय या एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय अधिक संख्या में बनते हैं। ये इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है और ये कुल श्वेताणुओं का 2.5% होती हैं। कितनी होती हैं? 2.5% होती हैं। ठीक है। जबकि तीसरी जिनको हम नाम दे रहे होते हैं क्या? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इनको हम कह रहे होते हैं क्षाररंजी। इनके कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो कण होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ का मतलब क्या है? कम संख्या में। बड़े आकार के भी हो सकते हैं और छोटे आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे होते हैं? विभिन्न आकार के। और इनको जो हम अभिरंजित करते हैं वो मिथाइलिन ब्लू के द्वारा, जो क्षारीय अभिरंजक होता है, इसलिए ये गहरे नीले रंग की अभिरंजित हो जाती है। इनका केंद्रक 2 से 3 पिंडों में बटा होता है। साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि ये कुल श्वेताणुओं का केवल कितना होती हैं? 0.5% होती हैं। कितना होती हैं? 0.5% होती हैं। ठीक है। अब देखिए इनको यहां पर हम चाहें तो दूसरे तरीके से देख सकते हैं। मैंने इनको नोट किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर पहला ये नाम क्या दे रखा है? व्हाइट ब्लड कॉप्शंस। मैंने क्या कहा था कि इनका जो केंद्रक है वो इनमें है, कैसी होती है? कलरलेस होती हैं। जबकि आरबीसी कैसी होंगी? कलरफुल होंगी, केंद्रक रहित होंगी। ठीक है। वयस्कमान में इनकी संख्या कितनी मैंने बताई थी अभी? 7000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। मानव में श्वेताणुओं और रक्ताणुओं का जो अनुपात है वो कितना होता है? 600:1 होता है। इनका आकार भिन्न भिन्न होता है, अर्थात वेरियस टाइप होती हैं। और इनका जो निर्माण है वो बोन मैरो, अस्थि मज्जा, अभी मैंने बताया था आपको, और किसमें होता है? लसीका ऊतकों में होता है। ठीक है। और इनका जीवन काल 4 से 5 दिनों से लेकर के कई दिनों तक हो सकता है। आगे मैंने बताया था में अमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है। अमीबीय गति होती है जो इनका विशिष्ट लक्षण होता है, स्पेशल फीचर बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा ये कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आपने नाम ले लिया श्वेताणु, ये लिखा हुआ है। ये पहला टाइप हो गया। इसका क्या है? कणिकामय श्वेताणु। ये दूसरा टाइप हो गया, क्या है? कणिका रहित श्वेताणु। इनको हम क्या कह रहे होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट कह रहे होते हैं। इनको क्या कह रहे होते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट कह रहे होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या हुआ कि इनके कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाएंगी? कणिकाएं पाई जाती हैं, तथा जो केंद्रक होता है वो बहुरूपी होता है। इसलिए इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कह देते हैं या बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कह देते हैं। केंद्रक कई पिंडों में बटा होता है और किसके द्वारा जुड़ जाता है आपस में? संयोजी ऊतक या तंतुमय ऊतक द्वारा जुड़ जाता है। ठीक है। दूसरी क्या बताई थी मैंने? कणिका रहित। इनमें मैंने अभी क्या बताया था कि इनमें कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं कोशिका द्रव्य में। साथ में इनमें केवल एक ही केंद्रक होता है, इसलिए मोनोन्यूक्लियर कह रहे होते हैं। केंद्रक कैसे आकार का होता है? या तो अंडाकार होता है, या सेम के बीज के आकार का होता है, या वृत्ताकार होता है। और ये 2 तरह की होती है, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स और दूसरी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स, जिनको हम कह रहे होते हैं लसीकाणु। ठीक है। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले हमें इसको एक्सप्लेन करना है। क्या नाम दिया हुआ है? ग्रेन्युलोसाइट। मैंने आपको बताया था कि इनके कोशिका द्रव्य में क्या पाई जा रही है? कणिकाएं पाई जा रही होती हैं, जिनको हम ग्रेन्यूल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्रेन्यूल्स।
अर्थात कोशिका द्रव्य में कणिकाओं के पाए जाने के कारण ही इस प्रकार की जो WBC हैं या श्वेताणु हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिकामय श्वेताणु। ठीक है, इसके बाद इनका जो केंद्रक है मैंने बताया था कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, बहुरूपी होता है। बहुरूपी होने के कारण इनको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु अर्थात पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिपोसाइट कह देते हैं। केंद्रक कई पिंडों से बने होते हैं। केंद्रक में बहुत सारे पिंड, जैसे सपोज करिए ये केंद्रक है, अब ये दूसरे पिंड से जुड़ जाएगा, ये तीसरे पिंड से जुड़ जाएगा, ये चौथे पिंड से जुड़ जाएगा। ऐसे जो पिंड बन जाते हैं, इसलिए हम कह रहे होते हैं किससे बने होते हैं, कई पिंडों से बने होते हैं, कई लोब से बने होते हैं। और ये लोब आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तंतुमय ऊतक के द्वारा, जिसको हम इस्थमस भी कह सकते हैं या इसको हम संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, जो मैंने बताया था किसके द्वारा, तंतुमय भाग, जिसको संयोजी ऊतक, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बोला था कि ये कुल श्वेताणुओं का कितने प्रतिशत होती हैं, 65% तो क्या है, कणिकामय श्वेताणु WBC का, और बचा कितना 35% ये क्या हुई, कणिका रहित श्वेताणु होंगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मैंने बताया था कि अभिरंजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, इनको 3 भागों में। पहला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को हम क्या कह रहे होते हैं, उदासीन रंजी। उदासीन रंजी का मतलब ये होता है कि इन कोशिकाओं को हम चाहे तो अम्लीय अभिरंजक के द्वारा और चाहे क्षारीय अभिरंजक के द्वारा, दोनों अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित कर सकते हैं। और अभिरंजित होने पर ये हल्के बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं। कैसे रंग की दिखाई देंगी, हल्के बैंगनी रंग की दिखाई दे रही होती हैं। और ये जो हल्के बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए यहाँ पर इनको उदासीन रंजी कहा गया है। इनके कोशिका द्रव्य में जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, ये सूक्ष्म आकार के होते हैं। आगे इनको हम अम्लीय या क्षारीय अभिरंजन के द्वारा अभिरंजित कर सकते हैं। तब ये कैसे रंग के अभिरंजित हो जाते हैं, हल्के बैंगनी रंग के। ठीक है, और इनका केंद्रक कितने पिंडों में बटा होता है, 2 से 7 पिंडों में। केंद्रक में कितने पिंड हो सकते हैं, 2 से 7, जो आपस में किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, तंतुमय ऊतक। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स या उदासीन रंजी कोशिकाएं कोशिका भित्ति के आर पार जा सकते हैं, और इस क्रिया को हम कह रहे होते हैं कोशिका पारण या डाइएपेडेसिस। ये देखिए कोशिका पारण। कोशिका पारण का मतलब क्या हुआ, कोशिका भित्ति के आर पार चले जाना। ठीक है, मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, तथा इनकी संख्या कुल श्वेताणुओं का कितना होती है, 62% होती है। कितना होती है, 62%। कुल श्वेताणुओं का कितना पाई जा रही होती है, न्यूट्रोफिल 62%। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा आता है यहाँ पर ये योशिनोफिल। योशिनोफिल को हम क्या कहेंगे, अम्लरंजी। इनके कोशिका द्रव्य में समान बड़े आकार के कण होते हैं। कण बड़े आकार के होते हैं, लेकिन साइज सबका कैसा होता है, एक जैसा। और इन्हें किसके द्वारा हम अभिरंजित कर सकते हैं, अर्थात एसिडिक स्टेन के द्वारा, जिसको नाम दिया जाता है योशिन। योशिन से अभिरंजित करने पर या तो ये डार्क रेड हो जाते हैं या पिंक कलर के हो जाते हैं। पिंक का मतलब क्या होता है, गुलाबी रंग के हो जाते हैं। ठीक है, गुलाबी रंग के जब अभिरंजित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको हम नाम दे रहे होते हैं अम्ल रंजी। इनका केंद्रक बाइलोब्ड होता है, केवल 2 पिंड से बना होता है। कोशिका भक्षण और कोशिका पारण की क्षमता इनमें बहुत कम होती है। ठीक है, इनमें कोशिका पारण की और कोशिका भक्षण की क्षमता बहुत अधिक है। इनमें कोशिका पारण और कोशिका भक्षण की क्षमता बहुत कम है। ये अधिकतर कब ज्यादा संख्या में बनती हैं, जब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, जिसको हम परजीवी संक्रमण कह रहे होते हैं, या कोई एलर्जिक क्रियाएं होने लगती हैं, तब इनकी संख्या अधिक बनती है। अगर शरीर में इनकी एक संख्या जो दी गई है उससे ज्यादा होती है, तो वो संकेत होता है किसका, या तो पैरासिटिक इन्फेक्शन का या एलर्जिक क्रियाओं का। ठीक है, इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है
और ये कुल श्वेताणु का मात्र कितना होता है 2.5%। ठीक है। इसके बाद आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकार का मतलब है बड़े और छोटे दोनों आकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है। जो क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू के द्वारा डार्क ब्लू हो जाते हैं। कैसे रंग के हो जाते हैं? गहरे नीले रंग के अभिरंजित हो जाते हैं। इनका केंद्रक 2 से 3 पिंडों का बना होता है। ठीक है। और साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि ये हिस्टामिन तथा हेपेरिन जैसे पदार्थों का निर्माण करते हैं और इनकी जो कुल संख्या होती है वो टोटल WBC का या टोटल श्वेताणु का कितना होता है? 0.5% होता है। कितना होता है? 0.5% होता है। ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हुआ श्वेताणु में? कणिका में श्वेताणु। अभी हमारा कौन सा वाला पार्ट अभी बचा? ये कणिका रहित श्वेताणु। कौन सा? कणिका रहित श्वेताणु। ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका लेते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसको कहा जाता है कणिका रहित श्वेताणु। मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी कोशिका द्रव्य में, किसमें? कोशिका द्रव्य में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? कणिका रहित श्वेताणु। ठीक है। साथ में इनकी विशेषता होती है कि इनमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इन्हें एक केंद्रकीय कणिकाएं भी कह देते हैं या श्वेताणु भी कह देते हैं। ठीक है ना। मोनोन्यूक्लियर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। केंद्रक इनमें या तो गोल होगा या अंडाकार होगा, ओवल शेप, या फिर बीन शेप्ड होता है, सेन के बीज के आकार का होता है, या हम कह सकते हैं रेनिफॉर्म होता है, वृक्काकार होता है। जिनमें वृक्काकार होता है उसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है और जिनमें ये अंडाकार या गोल होता है उसमें केंद्रक के चारों तरफ जो कोशिका द्रव्य होता है वह अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर इनको कणिका रहित बोला गया है। अब देखिए इनका जो आकार होता है वो 8 से 20 माइक्रोन एम होता है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स को हम एक केंद्रकाणु कह रहे होते हैं और लिम्फोसाइट को क्या कह रहे होते हैं? लसीकाणु कह रहे होते हैं। ठीक है। एक को नाम दिया गया है मोनोसाइट, दूसरे को लिम्फोसाइट्स। अब देखिए जो मोनोसाइट्स होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। इनका जो आकार होता है 12 से 15 माइक्रोन एम होता है और इनमें जो केंद्रक है वो कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का, वृक्काकार होता है। कैसे आकार का? सेम के बीज के आकार का या वृक्काकार होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर जब वृक्काकार होगा तो वहां क्या होगा? कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा रहेगी। ठीक। इसके बाद रुधिर से ये क्या नाम है? रुधिर से ये कहां पर आ जाते हैं? ऊतक में आ जाते हैं। जब ये ऊतक में आते हैं तो इनका व्यास या डायमीटर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, अर्थात उस समय इनका आकार कितना हो जाता है? 80 माइक्रोन एम। इसका मतलब बहुत बड़ा आकार हो गया। उस समय हम इनको बृहत भक्षकाणु कहना शुरू कर देते हैं, मैक्रोफेजिज। और मैक्रोफेजिज का मतलब ये होता है कि इनमें जो फैगोसाइटोसिस है या भक्षणकारी प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक होती है और अधिक होने के कारण ये बड़े आकार के कणों को और जीवाणुओं को आसानी से भक्षण कर लेते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? मोनोसाइट्स को दूसरा नाम मैक्रोफेजिस अर्थात बृहत भक्षकाणु भी कह सकते हैं। किसको? मोनोसाइट को। ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है बृहत भक्षकाणु क्या है, तो बृहत भक्षकाणु में हम नाम किसका लेंगे? मोनोसाइट्स। क्योंकि जब ये रुधिर से निकल करके ऊतक में आते हैं तो इनका जो डायमीटर है पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। देखिए पहले कितना बता रखा है? मात्र 12 से 15 माइक्रोन, और यहाँ पर कितना हो गया? 80 माइक्रोन एम हो गया। ठीक है ना। इसलिए इनको मैक्रोफेजिस कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट चीज ये होती है कि मोनोसाइट के साथ में कौन मिल जाता है? न्यूट्रोफिल। और ये न्यूट्रोफिल कौन से होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कणिका में। तो ये न्यूट्रोफिल जब किसके साथ मिलते हैं? मोनोसाइट के साथ मिलते हैं तो ये कौन सा वाला तंत्र बना देते हैं?
फैगोसाइटोसिस सिस्टम बना देते हैं, या हम कह देते हैं भक्षकाणु तंत्र बना देते हैं, जो संक्रमण के समय या जो इंफेक्शन के समय क्या करता है, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में, अर्थात जो इम्यून सिस्टम है उसका डिफेंस ऑफ फर्स्ट लाइन के रूप में ये काम कर रही होती हैं। इसलिए इनको यहाँ पर मोनोसाइट कहा जाता है। कितने परसेंट होती है टोटल श्वेताणु का? 5% होती है। ठीक है, इसके बाद आता है लिम्फोसाइट। इनमें देखिए केंद्रक कैसा है, अंडाकार बता रखा है। अंडाकार केंद्रक होगा तो केंद्रक के चारों तरफ जो कोशिका द्रव्य है वो अल्प मात्रा में, ज्यादा नहीं होता, कम मात्रा में होता है। ठीक है ना। साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि ये थाइमस ग्रंथि में और लसिका ऊतक में उन कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती हैं या बनाया जाता है जिनका उद्भव किससे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये भक्षणकारी नहीं होती है, इनमें फैगोसाइटोसिस नेचर नहीं पाई जाती है, और इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है, 2 से 100 दिनों तक का होता है। इनमें छोटे लसीकाणु और बड़े लसीकाणु, 2 तरह के लसीकाणु बनते हैं। छोटे लसीकाणु का व्यास 6 से 8 माइक्रोन एम और बड़े लसीकाणु का व्यास 10 से 20 माइक्रोन एम होता है। लेकिन जो छोटे लसीकाणु होते हैं वो शरीर में टी सेल और कौन सी सेल बनाते हैं, बी सेल। एक को कह रहे होते हैं टी सेल्स और दूसरे को कह रहे होते हैं बी सेल्स, या टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। ये हमारे शरीर में किसका काम कर रहे होते हैं, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं, प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। जब भी शरीर में बाहर से कोई भी एंटीजन या रोग या कारक आता है तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी बना देते हैं उसको मारने के लिए। ठीक है, और बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाली सारी कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको नाम दिया जाता है रुधिर पट्टिकाणु। ठीक है, ये जो रुधिर पट्टिकाणु होते हैं ये बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं। कैसे आकार के होते हैं, सूक्ष्म आकार के होते हैं। ठीक है, इनका डायमीटर कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोन एम होता है। ये अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक, साथ में हम कह रहे होते हैं इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते। इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कहां पर बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहां पर इनका विघटन होता है, स्प्लीन और लीवर में। क्या काम होता है इनका, रुधिर का थक्का बनाना, अर्थात ये रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तथा इनका जो जीवन काल होता है ये लगभग कितना होता है, जीवन काल इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। किनका, ब्लड प्लेटलेट्स का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखिए मैंने कितने यहां पर ब्लड सेल्स बताए थे, 3, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी यहां पर 2 प्रकार के बताए थे, कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय में आपको 3 प्रकार की सेल बताई थी, नीटोफिल, योशिनोफिल और बेसोफिल। तथा कणिका रहित में 2 प्रकार की सेल बताई थी, जिनमें एक नाम आता है मोनोसाइट्स का और दूसरा नाम आता है लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका प्लाज्मा वाला पार्ट पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आपकी जो ब्लड सेल्स थी या ब्लड कॉप्शन थी, तीनों प्रकार की ब्लड कॉप्शंस का यहाँ कंप्लीशन हो जाता है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम इसको कंप्लीट बता रहे होते हैं। अब देखिए आसानी से इनको 1 बाय 1 करके आप जैसे चाहो वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इनका हम चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे जो ब्लड सेल्स हैं उनको सबसे पहले आपने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला आरबीसी को आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर डब्ल्यूबीसी में आपने 2 पार्ट बना दिए, फिर उनके सारे पार्ट्स को आपने एक्सप्लेन कर लिया, और थर्ड पार्ट कौन सा है इसमें, ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। किसका होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का। ठीक है ना, इस तरह से इसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स वाला कंप्लीट हो जाता है पार्ट, जिसे हम कह रहे होते हैं ब्लड कंपोजिशन। क्या कह रहे होते हैं, ब्लड कंपोजिशन। ठीक है, ओके, आप डायग्राम देख सकते हो।
जिनको आप बड़ी इजीली बना सकते हो डायग्राम के रूप में। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर आरबीसी का डायग्राम बना सकते हैं। मैंने बताया था ये कैसी होती है, उभय अवतलाकार होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता। क्या कह देंगे इसको, आरबीसी। इसके बाद यहां पर किसकी बात करें, डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी में देखिए इसको आप यहां पर नाम दे सकते हो न्यूट्रोफिल। इसमें केवल केंद्रक 2 पिंडों में बटा रहेगा। इसमें नाम दे सकते हो यूसिनोफिल। इसमें केंद्रक 3 पिंडों में बटा होता है। इसको नाम दिया जा सकता है बेसोफिल। इसके बाद में मोनोसाइट। मोनोसाइट के अंदर जो केंद्रक होता है कैसा होता है, बीन शेप्ड। और इसके बाद नाम दे रहे होते हैं लिम्फोसाइट। कैसा केंद्रक होगा इसमें, अंडाकार या गोलाकार का। इसके बाद में ये यहाँ पर छोटे आकार की क्या होंगी, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं इनको, ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये वेन शेप बना दिया, ये आपने गोल बना दिया। यहाँ पर ये कोशिका द्रव कम होगा। इसमें यहाँ पर देखिए जो कणिकाएं होती हैं ये छोटे छोटे आकार की होती हैं, यहाँ पर बड़े आकार की होती हैं, यहाँ पर बड़े और छोटे दोनों आकार की होती हैं। ठीक है ना। अब इसको तो देखिए आरबीसी नाम दिया, इसको नाम क्या दे दोगे, न्यूट्रोफिल्स। इसको नाम क्या दे दोगे, यूसिनोफिल्स। इसको नाम क्या दे दोगे, बेसोफिल्स। इसको नाम क्या देते हैं, लिम्फोसाइट्स। इसको नाम क्या देते हैं, मोनोसाइट्स। और इनको नाम क्या देते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने इनकी जो मात्रा बताई थी टोटल ल्यूकोसाइड का, ये कितना था यहाँ पर, मात्र 5%। ये कितनी थी, 30%। और ये कितनी पाई जा रही होती है, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है। इनकी मात्र संख्या कितनी होती है, 0.5% टोटल ल्यूकोसाइड का। ये कितनी होती है, 2.5% टोटल ल्यूकोसाइड का। ये कितनी होती है, 62% टोटल ल्यूकोसाइड का। ठीक है ना। तो ये अगर हम टोटल इसको करें, ये किसमें आपने बताया था, ग्रेन्युलोसाइट्स में। तब मैंने कहा था कि इनका टोटल नंबर कितना होता है, 65%। अब देखो इसको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 65%। और केंद्र कई पिंडों में बटे हुए हैं तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर हो जाएगा। इनमें केंद्रक एक ही है तो इसको मोनोन्यूक्लियर कहेंगे। ठीक है। ये आरबीसी यहाँ पर है, पूरा का पूरा इसके अंदर जीव द्रव भरा ही रहेगा, केंद्रक इसमें नहीं होगा, केंद्रक रहित होती हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और ये बहुत 2 से 4 माइक्रोनैम छोटे छोटे आकार की अनियमित आकार की होती हैं, जो किसमें काम कर रही होती हैं, रुधिर का थक्का बनाने में। इनका विघटन कहाँ पर हो जाता है, लीवर और स्प्लीन में। बनती कहाँ पर है, अस्थि मज्जा में। लाइफ स्पान कितना होता है, 5 से 7 दिन का। ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है किसके, सारी कणिकाओं के। यहाँ पर आरबीसी,
यहां से लेकर के ये क्या है, WBC, WBC में ये ग्रेनुलोसाइट है और ये क्या होंगे, ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, और ये यहां पर क्या हो गई, ब्लड प्लेटलेट्स। तो एक तो नंबर देखिए यहां पर आप दे दोगे, दूसरे नंबर में ये सारी की सारी यहां से यहां तक आ जाएंगी, और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके।